नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र, आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण 90 अनुच्छेद लेके आए हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है और यही अनुच्छेद बार बार पूछे जाते हैं। पिछले एग्जामों में पूछे गए तथा आने वाले एग्जामों में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, अनुच्छेद स्टार्ट करने से पहले आपने हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। दोस्तों, अनुच्छेद स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि संविधान के बारे में जानना जरूरी है। भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 8 अनुसूचियाँ है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आइए स्टार्ट करते अनुच्छेद। अनुच्छेद नंबर पहला है, अनुच्छेद पहला में दिया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम अर्थात भारत, और भारत के राज्य क्षेत्र अर्थात भारत में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन किस प्रकार से होगा, यह अनुच्छेद 3 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। दोस्तों, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है और 3 प्रकार से त्याग की जाती है भारतीय नागरिकता। अनुच्छेद 11 में है कि नागरिकता के अधिकार पर संसद की शक्ति, अर्थात नागरिकता संघ सूची का विषय है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में दिया गया उपाधि का अंत। दोस्तों, अनुच्छेद 18 में यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, वीर चक्र, परमवीर चक्र के अलावा शिक्षा की उपाधि के अलावा अन्य प्रकार की कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशों से कोई उपाधि धारण करता है तो सबसे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेगा, उसके बाद ही विदेशों की उपाधि धारण करेगा। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। दोस्तों, इसी अनुच्छेद में बताया गया है कि बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, किसी स्थान पर निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। दोस्तों, ये प्रारंभ में यह अनुच्छेद नहीं था, ये 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद जोड़ा गया। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का प्रतिषेध, अर्थात तात्पर्य है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जा सकता। जोखिम भरे काम से तात्पर्य है कि किसी कारखाने, किसी फैक्ट्री, किसी खान के कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। ये है अनुच्छेद 24 में।
अनुच्छेद 25 में धर्म को मानने एवं प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करना, उनका प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट सहित अन्य उपचार है अनुच्छेद 32 में, अर्थात 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रक्षा, उत्प्रेषण, ये रीट। अनुच्छेद 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ऐसे हम बोल सकते हैं एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व की इमारतों का संरक्षण करना। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अनुच्छेद 51 में है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A में। दोस्तों मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 52 में है भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, अर्थात निर्वाचक मंडल से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डालते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में संसद अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य अर्थात विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी जानकारी दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर महाभियोग प्रस्ताव पास हो गया उसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 में बताया गया है। दोस्तों यहाँ शब्द है पदेन सभापति। पदेन सभापति इसलिए होता है क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है परंतु उसका सभापति होता है, इसलिए यहाँ शब्द उपयोग किया जाता है पदेन सभापति।
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। दोस्तों, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया है तो उसकी क्षमा को उम्रकैद में बदल सकता है, या किसी की सज़ा उम्रकैद की हुई है उसको कम कर सकता है या माफ़ भी कर सकता है। यह अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को दिए गए हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है। दोस्तों, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होगा उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में करेगा। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, अर्थात भारत का महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है तथा समय समय पर भारत सरकार को कानून संबंधी जानकारी देता है। दोस्तों, महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, न ही मंत्रिमंडल में शामिल होता है, परंतु किसी भी सदन में बोल सकता है, बोलने का अधिकार होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है महान्यायवादी, जिसे हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन, अर्थात संसद का सत्र कब बुलाना है और उसका समापन कब करना है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, अर्थात संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, परंतु लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा तब बुलाया जाता है जब संसद का एक सदन किसी विधेयक को पास कर देता है और दूसरा सदन उस विधेयक को पास नहीं करता है, रोक कर रखा जाता है। इसी कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 112 में है संसद का वार्षिक वित्तीय बजट। दोस्तों, संसद का जो वार्षिक वित्तीय बजट है राष्ट्रपति पेश करता है, परंतु राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता है, राष्ट्रपति वित्त मंत्री के द्वारा संसद में बजट पेश करवाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। अनुच्छेद 118 में है संयुक्त अधिवेशन बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 123 में है संसद का सत्र न चलने के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों, अध्यादेश एक प्रकार का कानून होता है। जब सरकार को तुरंत कानून बनाने की ज़रूरत होती है और संसद का सत्र नहीं चलता है तो सरकार राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करवाती है। अध्यादेश की अवधि होती है संसद का सत्र चालू होने के 6 सप्ताह तक। अगर 6 सप्ताह के अंदर में अगर बिल पास नहीं किया तो अध्यादेश अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो कि केंद्रीय न्यायालय बोल सकते हैं, जो कि दिल्ली में स्थित है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। दोस्तों, अभिलेख न्यायालय से तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय सब जगह मान्य होते हैं। इसके द्वारा दिए गए निर्णय पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, यही होता है अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह स्वयं के द्वारा दिए गए फैसले पर फिर से फैसला दे सकता है या उस फैसले को पलट भी सकता है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में ये सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो परामर्श राष्ट्रपति को दिया जाता है वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है अनुच्छेद 148 में, जिसे हम बोलते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, परंतु अगर CAG को पद से हटाना है तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। CAG का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो पहले होता है तब तक ये अपने पद पर बना रहता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्ति। अनुच्छेद 149 में दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि और संघ शासित क्षेत्रों की संचित निधि के द्वारा जो रुपए खर्च होते हैं इनकी जांच करने का काम करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यह अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। दोस्तों राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति सिर्फ राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर ही होती है। अनुच्छेद 163 में है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद के शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री उप मंत्री उस मंत्री परिषद में शामिल होंगे। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता, जो कि राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडल की व्यवस्था के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 168 में अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 169 में वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। दोस्तों पहले 7 राज्यों में थी, परंतु विधान परिषद जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा का गठन नहीं हुआ है। अनुच्छेद 170 राज्यों में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका का सत्र शतासन और राज्य विधायिका का विघटन के बारे में अनुच्छेद 174 में। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है अनुच्छेद 178 में। दोस्तों विधानसभा के सभी सदस्य अर्थात विधायक मिलकर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। अनुच्छेद 200 में बताया गया है कि राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति प्रदान करना। जो बिल विधानमंडल के द्वारा स्वीकृत होते हैं अर्थात विधानसभा और विधान परिषद के द्वारा पास होते हैं, उनके पास होने के बाद वो राज्यपाल के द्वारा जाता है और राज्यपाल अनुच्छेद 200 का उपयोग करके उसे स्वीकृति प्रदान करता है। अनुच्छेद 202 में राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय वितरण, ये जिसे हम बोलते हैं राज्य बजट, ये प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है।
अनुच्छेद 213 में राज्य विधानमंडल का सत्र न चलने के कारण राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार की राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 में की गई है। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय राज्यों में 24 उच्च न्यायालय है प्लस एक संशासित क्षेत्र दिल्ली में उच्च न्यायालय है। ऐसे कुल मिलाकर के भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 226 में। अनुच्छेद 239 बी प्रशासक या उपराज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 239 बी में है। दोस्तों, उपराज्यपाल और प्रशासक केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 241 में। संघ शासित क्षेत्र अर्थात संघ शासित क्षेत्रों में केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती है अनुच्छेद 248 में है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति अनुच्छेद 249 में है। अर्थात अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रबंध अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना अनुच्छेद 265 में। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। अर्थात भारत की संचित निधि में जो पैसा आता है वह विभिन्न प्रकार के टैक्स के द्वारा जो जमा होता है, इनकम टैक्स होगा, सीमा शुल्क हो गया, उत्पाद शुल्क होगा, ये सभी प्रकार के टैक्स के द्वारा जो रुपए जमा होते हैं भारत की संचित निधि में होते हैं। और इस निधि से रुपए खर्च करने के लिए संसद की अनुमति की ज़रूरत होती है। अर्थात विनिमय विधेयक के द्वारा संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। अनुच्छेद 267 दोस्तों, ये 267 है, गलती से 266 लिखा गया। अनुच्छेद 267 में है भारत की आकस्मिक निधि। अर्थात किसी कारणवश देश में अगर तुरंत अकाल पड़ गया या किसी गंभीर समस्या आ गई तो भारत की आकस्मिक निधि से तुरंत पैसा राष्ट्रपति के द्वारा निकाला जा सकता है। इसमें संसद की आवश्यकता नहीं होती है, अनुच्छेद 267 में बताया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना के बारे में बताया गया है। 280 में राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 300A में है विधि के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, अर्थात संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद 312 राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है, अनुच्छेद 312 में है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग के कार्य के बारे में बताया गया अनुच्छेद 324 में। दोस्तों, जो निर्वाचन आयोग है यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है निर्वाचन आयोग।
अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार से होगा। दोस्तों वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है वे ही लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है। अनुच्छेद 331 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का लोकसभा में मनोनयन, ये अनुच्छेद 331 में है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 332 में है। अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन। दोस्तों अगर राज्यपाल समझता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग अगर विधानसभा में नहीं हैं तो एक आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन राज्यपाल विधानसभा में करता है। दोस्तों संसद में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन करता है। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों का आरक्षण, ये अनुच्छेद 335 में है। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में है, अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में अनुच्छेद 338 क में। अनुच्छेद 340 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में है, अनुच्छेद 340 में। अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों राष्ट्रीय जो आपातकाल है राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद में। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के 1 मंथ तक रहता है। उसके बाद अगर संसद की स्वीकृति मिल जाती है तो 6 महीने बढ़ जाता है, अर्थात एक बार संसद की स्वीकृति मिलने पर 6 महीने तक बढ़ते हैं और यह अनिश्चित काल के लिए बढ़ता जाता है संसद की स्वीकृति मिलने के बाद, अगर संसद 2/3 बहुमत से पास करे तो। भारत में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। दोस्तों राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जाता है। एक बार राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसकी अवधि होती है 2 माह, परंतु संसद एक बार में इसको 6 माह के लिए बढ़ा सकती है। अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 365 में है संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। दोस्तों संघ द्वारा दिए गए अगर निर्देशों का पालन करने में राज्य अगर असमर्थ होता है तो राष्ट्रपति वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 में दोस्तों भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा और आधे से अधिक विधानमंडल के द्वारा। ऐसे 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद थे जो कि बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।